विद्यार्थियों नमस्कार। समकालीन विश्व राजनीति के अंतर्गत हमारा पहला पाठ चल रहा है। इसमें दो ध्रुवीयता का अंत, और इसके अंतर्गत आज हमारा शीर्षक है उज्बेकिस्तान में हिंदुस्तानी फिल्मों की धूम। उज्बेकिस्तान में हिंदुस्तानी फिल्मों की धूम। उज्बेकिस्तान मध्य एशिया में आता है और प्रारंभ में यह सोवियत संघ का हिस्सा था। सोवियत संघ के विघटन के बाद ये अलग अलग राष्ट्र बन गए थे। वहां पर जो 15 राष्ट्र थे, इनमें से एक उज्बेकिस्तान राष्ट्र था। यहाँ विघटन के बाद भी, सोवियत संघ के विघटन के बाद भी यहाँ हिंदुस्तानी फिल्मों की प्रति लोगों की रुचि, लोगों की लगन, देखने की ललक, ये सब कुछ बताया गया है। सोवियत संघ को विघटित हुए 7 साल बीत चुके थे। सोवियत संघ को विघटित हुए 7 साल बीत चुके थे, लेकिन हिंदी फिल्मों के लिए उज्बेक लोगों की में वही ललक मौजूद है। हिंदी फिल्मों के लिए कौन से लोगों में? उज्बेकिस्तान के लोग उज्बेक कहलाएंगे और उज्बेक लोगों में वही ललक है। हिंदुस्तान में कोई नई फिल्म रिलीज नहीं हुई नहीं। हिंदुस्तान में कोई नई फिल्म रिलीज होती थी कि उज्बेकिस्तान में उसकी पायरेटेड कॉपी पहुंच जाती। पायरेटेड का मतलब होता है उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनके पहुंच जाती थी, जिसका कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है, अवैधानिक मानी जाती है उसको। हिंदुस्तान में कोई नई फिल्म रिलीज हुई नहीं कि चंद हफ्तों के भीतर इसके पायरेटेड कॉपियां उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, ये उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, और ताशकंद में एक समझौता हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री जी वहां गए थे समझौते के लिए। पाकिस्तान के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री में समझौता के लिए गए थे। और आपको पता हो, लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में मृत्यु हो गई। रात में मीटिंग हुई, सुबह वो मरे हुए पाए गए थे। वहीं उनकी मृत्यु हुई थी विदेश में। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु विदेश की धरती पर हुई, लाल बहादुर शास्त्री की। ये वही जगह है ताशकंद। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में बिकने के लिए उपलब्ध हो जाती थी भारत की फिल्में, जो पायरेटेड की बन करके कहाँ पहुंच जाती थी? उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में। ताशकंद के एक बड़े बाजार के नजदीक हिंदी फिल्मों की एक दुकान मोहम्मद शरीफ पत की थी। ये नाम था। ताशकंद में एक बाजार था, उस बाजार में एक दुकान थी, मोहम्मद शरीफ पत इनकी दुकान थी, और इस पर हिंदी फिल्में बेची जाती थी। हिंदी फिल्मों की कैसेट्स वगैरह बेची जाती थी। मोहम्मद शरीफ अफगानी है। वो कहाँ के रहने वाले? अफगान के रहने वाले थे। अफगानी हैं और पाकिस्तान के सीमा प्रांत के शहर पेशावर से वीडियो मंगाते हैं। कहाँ से मंगाते हैं? पाकिस्तान का जो सीमांत एक शहर है पेशावर, वहां से वीडियो मंगाते हैं। कैसे मंगाते हैं पाकिस्तान से? क्योंकि भारत की फिल्में पाकिस्तान में भी जाती हैं। उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बर्मा, हर जगह भारत की मूवी जाती है। तो वहां से वो मंगाते थे। पायरेटेड का है कि उनसे कॉपी करके दूसरी कैसेट बनाकर भेज दिया। उनका कहना है कि यहाँ हिंदी फिल्मों के बहुत तेरे दीवाने हैं। कहाँ पर? पेशावर में हिंदी फिल्मों के बहुत से दीवाने थे, और वहीं से जाती थी उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में भी बहुत से दीवाने थे हिंदी फिल्मों के। दीवाने का मतलब जो हिंदी फिल्मों के लिए पागल हो जाया करते थे, हमें उनको देखनी है। मैं तो कहूँगा कि ताशकंद के 70% लोग इन फिल्मों को खरीदते हैं। ताशकंद में रहने वाले 70% लोग, 70% लोग हिंदुस्तानी फिल्मों को खरीदते थे। वहां हम लोग रोजाना लगभग 100 वीडियो बेच लेते थे। कितने? 100 वीडियो बेचते थे। मैंने अभी 1000 और वीडियो का ऑर्डर दिया है। पेशावर के लिए ऑर्डर दिया हुआ, क्योंकि पेशावर से हमारे यहाँ पहुँचते, उज्बेकिस्तान पहुँचते थे। तो 1000 वीडियो का मैंने अभी ऑर्डर दिया है। उज्बेक लोग मध्य एशियाई हैं, वे एशिया के अंग हैं, मध्य एशिया में रहते हैं। और किसके अंग हैं? वो एशिया के अंग हैं। उनकी एक साझी संस्कृति है। साझी का मतलब पार्टनर, संयुक्त, मिलीजुली संस्कृति है एशिया के सभी देशों की। जब हम एशिया महाद्वीप में, तो हमारी संस्कृति भी एक जैसी होगी। इसी कारण वे लोग भारतीय फिल्मों को पसंद करते। चूंकि भारत भी एशिया में है, उज्बेकिस्तान भी एशिया में है, तो हम सबकी संस्कृति साझी संस्कृति है। संस्कृति एक दूसरे की मिलती जुलती है, इसलिए हमारी फिल्मों को वो देखते हैं। साझे इतिहास के बावजूद भारतीय फिल्मों और उनके हीरो के लिए
लिए उज्बेक लोगों की दीवानगी उज्बेकिस्तान वासी अनेक भारतीयों को आश्चर्यजनक जान पड़ती है। यानी भारत के जो हीरो होते हैं फिल्मों के, उनके लिए, भारत के हीरो के लिए उज्बेक लोगों की जो दीवानगी थी, वो अपनापन था, वो अलग ही था। बड़े आश्चर्य की बात है। ताशकंद स्थित, ताशकंद उज्बेक की राजधानी है, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। तो ताशकंद स्थित भारतीय दूतावास के अशोक समर बताते हैं, भारतीय दूतावास, प्रत्येक राष्ट्र में हमारे देश का एक एक दूतावास होता है। हमारे राष्ट्र में भी अन्य राष्ट्रों के दूतावास होते हैं। हमें यदि इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री को, देश की सरकार को किसी देश को संदेश भेजना है, मान लेते हैं कि आज उज्बेकिस्तान हमें कोई संदेश भेजना है, तो हम उज्बेकिस्तान का फोन नहीं लगाएंगे। उज्बेकिस्तान का संदेश भेजने के लिए उज्बेकिस्तान का दूतावास भारत में होगा, उनके कर्मचारी अधिकारी यहाँ रह रहे होंगे, उनको जाकर हम खबर करेंगे, वो अपने राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष को सूचित करेंगे कि भारत आपसे ये बात करना चाहता है, ये कुछ कहना चाह रहा है भारत, तो जाकर वहाँ बात पहुँची। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति यदि भारत से कुछ कहना चाहें, तो वो भी वहाँ के दूतावास के माध्यम से, भारत का वहाँ दूतावास होगा, उसके माध्यम से हम तक खबर पहुँचाते हैं। तो यहाँ पर ताशकंद में भारत का दूतावास है, और दूतावास के जो प्रमुख थे वो क्या बताते हैं, अशोक समर बताते हैं कि हम जहाँ भी जाते हैं और स्थानीय अधिकारियों से मिलते हैं, काबीना मंत्री तक बातचीत में हमेशा इसका जिक्र करते हैं। इससे पता चलता है कि भारतीय फिल्म, संस्कृति, गीत और खास तौर पर राज कपूर यहाँ घर घर जाने जाते। उस समय के हीरो थे राज कपूर। यानी जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो राज कपूर साहब को बहुत ज़्यादा लोग जानते थे। आपने एक मूवी देखी हो, जोकर करके थी, मेरा नाम जोकर या मैं हूँ जोकर, ऐसी कोई मूवी थी, उन्हीं की थी। और उसमें जो जोकर था, एक जोकर नहीं था, वास्तविक रूप से वो हमारे जीवन की सच्चाई बता के आया। वो कहता था मैं मंच पर आया हूँ और यहाँ आप लोगों को ड्रामा या खेल दिखाने आया हूँ कुछ घंटे के लिए, 3 घंटे की महफिल के लिए, लेकिन यही महफिल तो आप सबकी है, हमारी ज़िंदगी की तो यही कहानी है। हम भी तो इस धरती रूपी मंच पर आए हैं कुछ दिनों के लिए। कोई शिक्षक बना, कोई विद्यार्थी बना, कोई पंडित बना, कोई मौलवी बना, ये सब उनके अपने अपने कैरेक्टर हैं, और कुछ दिन बाद वो यहाँ से चले जाएंगे, मंच पर फिर दूसरा कलाकार है और दूसरी कहानी बनेगी। तो वो जोकर ने ऐसा बताया था। तो उस समय उज्बेकिस्तान में राज कपूर साहब को लोग सभी जानते थे। यहाँ अधिकांश लोग हिंदी गीत गा लेते हैं, अर्थ चाहे ना मालूम हो लेकिन उनका उच्चारण सही होता है। वहाँ के लोग हिंदी गीत गा लेते हैं लेकिन अर्थ भले ही ना जानते, लेकिन उच्चारण सही होता है। आज हमारे देश में हमने देखा है एक ट्रेंड चल पड़ा है पंजाबी गीत सुनने का। अब ये समझ में नहीं आता, आप लोग उनके अर्थ भले ही ना जानते हो लेकिन गुनगुना लेते। यही उज्बेकिस्तान में होता था कि हिंदुस्तानी गीतों को, हिंदी गीतों को वहां के लोग गाते हैं लेकिन अर्थ भले मालूम ना हो, उच्चारण सही हुआ करता। और वे संगीत भी पकड़ लेते हैं। मैंने पाया कि मेरे सारे पड़ोसी हिंदी गीत बजाते हैं और गा लेते हैं। मैं जब उज्बेकिस्तान आया तो यह मेरे लिए सचमुच बहुत आश्चर्य की बात थी। जब मैं उज्बेकिस्तान आया तो मेरे लिए बड़ी आश्चर्य की बात थी कि यहाँ पर हिंदी को जानने वाले लोग कितने हैं। बीबीसी के माध्यम से एशिया संवाददाता लुइस हिदालिये की रिपोर्ट। बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग का कारपोरेशन, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन का एक विभाग था जो कि वहाँ से बीबीसी से प्रसारित करता था सूचनाएं, उसके संवाददाता। अगला है भारत और सोवियत संघ। शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध बहुत गहरे थे। कैसे थे? भारत जब शीत युद्ध चल रहा था 1945 से 60 के दशक में, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका में शीत युद्ध चला। भारत और सोवियत संघ शीत युद्ध के दौरान, जब शीत युद्ध चल रहा था 1945 से लेकर के 1960 के दशक तक शीत युद्ध चला था सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इस दौरान
भारत और सोवियत संघ के संबंध बहुत गहरे थे। भारत के और सोवियत संघ के संबंध बहुत गहरे थे, क्योंकि दोनों एशियाई राष्ट्र थे। सोवियत संघ भी राष्ट्र जो संगठन बना हुआ था वो एशिया से था और भारत भी एशिया से था। इससे आलोचकों को यह कहने का अवसर भी मिला कि भारत सोवियत खेमे का हिस्सा था। भारत सोवियत खेमे का हिस्सा था। लोग ऐसा कहने लगे थे कि भारत सोवियत खेमे का हिस्सा था। इस दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध बहुआयामी थे। कभी कभी देखा ना, कोई किसी के पक्ष में बात करता है तो लोग क्या कहते हैं कि वो उनका साथ दे रहे हैं, वो उनके साथ हैं। तो ऐसी बात सोवियत संघ के बारे में भी कही जाने लगी। क्या कहा जाने लगा कि भारत सोवियत खेमे का है, ऐसा कहा जाने लगा। आर्थिक, सोवियत संघ ने भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की ऐसे वक्त में मदद की जब ऐसी मदद पाना मुश्किल था। जब सोवियत संघ की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा रही थी तो भारत ने सोवियत संघ की कंपनियों की आर्थिक मदद की। सोवियत संघ ने क्या किया? भिलाई जो भारत में है, बोकारो जो कि भारत में है, और विशाखापट्टनम के इस्पात कारखानों तथा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स जैसे मशीनरी संयंत्रों के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता दी। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, इसको भेल बोलते हैं, और इसकी भी तकनीकी सहायता किसने की थी? सोवियत संघ ने। आज हमारे देश में भिलाई में जो इस्पात कारखाना है, बोकारो में जो इस्पात कारखाना है, और विशाखापट्टनम में जो कारखाने लगे हैं, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के जो कारखाने हैं या मशीनरी हैं, उनमें तकनीकी सहायता सोवियत संघ ने ही दी है। सोवियत संघ की सहायता से ही लगाए गए हैं। भारत में जब विदेशी मुद्रा की कमी थी तब सोवियत संघ ने रुपए को माध्यम बनाकर भारत के साथ व्यापार किया था। जब हमारे यहाँ विदेशी मुद्रा नहीं थी तो रुपए को ही माध्यम बनाकर सोवियत संघ ने हमारे साथ व्यापार किया था। मतलब हमारा पैसा, हमारे पास विदेशी मुद्रा नहीं थी। विदेश से हम कोई चीज़ खरीदेंगे तो कहाँ से, कौन से पैसा से खरीदेंगे? विदेशी से पैसे से खरीदेंगे, वो हमारे पास था ही नहीं। तो सोवियत संघ ने क्या किया? हमारे भारतीय पैसे को ही माध्यम बना करके वस्तुएं खरीदी और बेची, व्यापार किया। राजनीतिक में देखें हमारे और सोवियत संघ के राजनीतिक क्या संबंध थे। सोवियत संघ ने कश्मीर मामले पर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के रुख का समर्थन दिया। जब संयुक्त राष्ट्र संघ में कश्मीर मुद्दा उठाया गया तो सोवियत संघ ने भारत का समर्थन किया था। उस समय सोवियत संघ ने भारत के संघर्ष के गाढ़े दिनों में, जब भारत संघर्ष कर रहा था, गाढ़े दिन मतलब संघर्ष के ज़्यादा बड़े दिन थे हमारे, खासकर सन 1971 में। 71 में क्या हुआ था? भारत के साथ पाकिस्तान से युद्ध हुआ था। पाकिस्तान के युद्ध के दौरान मदद की सोवियत संघ ने, हमारी मदद की थी। जब भारत के संकट के दिन थे, पाकिस्तान से युद्ध हुआ था 1971 में, तब सोवियत संघ ने हमारी मदद की थी। भारत ने भी सोवियत संघ की विदेश नीति का अप्रत्यक्ष लेकिन महत्वपूर्ण तरीके से समर्थन किया। अब देखें हमारे सोवियत संघ के साथ भारत के सैन्य संबंध क्या थे। भारत को सोवियत संघ ने एक ऐसे वक्त में सैनिक साजो सामान दिए जब शायद ही कोई अन्य देश अपनी सैन्य टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए तैयार था। यानी जब हमें सैनिक सामान की जरूरत थी, तकनीक की आवश्यकता थी, तब सोवियत संघ ने हमारी मदद की। सोवियत संघ ने भारत के साथ कई ऐसे समझौते किए जिससे भारत संयुक्त रूप से सैन्य उपकरण तैयार कर सका। बहुत सारे भारत की मदद की सोवियत संघ ने, ऐसी सहायता की जिससे भारत सैन्य उपकरणों को बना सका। संस्कृति, हिंदी फिल्म और भारतीय संस्कृति सोवियत संघ में लोकप्रिय थे। बड़ी संख्या में भारतीय लेखक और कलाकारों ने सोवियत संघ की यात्रा की। पूर्व साम्यवादी देश और भारत, यहां हम देखें भारत ने, पूर्व साम्यवादी देश और भारत, पूर्व साम्यवादी देश और भारत। साम्यवादी देश कौन थे? सोवियत संघ साम्यवाद का पहले ही गढ़ था, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजीवाद का पोषक था। तो भारत के जो पूर्व साम्यवादी देश थे, यानी पूर्व साम्यवादी देशों के साथ भारत का क्या संबंध रहा है? सोवियत संघ में बाद में पूंजीवादी विचारधारा आई। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, वहां साम्यवाद का समापन हो गया था
और पूंजीवादी विचारधारा वहाँ के लोगों ने अपनाई थी, और इसी प्रकार साम्यवाद का विघटन हुआ, और वो इसी समय शॉक थेरेपी आ गई थी, इसी कारण पूंजीवादी विचारधारा के कारण। तो भारत के जो पूर्व साम्यवादी देश थे, अर्थात सोवियत संघ के जितने भी देश थे वो सब साम्यवादी देश थे, उनके साथ भारत के क्या संबंध थे इसको हम पढ़ेंगे। भारत ने साम्यवादी रह चुके सभी देशों के साथ अच्छे संबंध कायम किए हैं। जो पहले साम्यवादी थे उनके साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, लेकिन भारत के संबंध रूस के साथ सबसे ज़्यादा गहरे हैं। किसके साथ? रूस के साथ सबसे ज़्यादा गहरे हैं। भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू भारत का रूस के साथ संबंध है। हमारी विदेश नीति का सबसे बड़ा पहलू क्या? भारत के किसके साथ? रूस के साथ संबंध। अभी हम बोल के आए ना, सोवियत संघ के साथ हमारे संबंध थे, तो लोगों को कहने का अवसर मिल गया कि भारत तो सोवियत संघ खेमे का है, उसी के पक्ष का, ऐसा कहने का उन्हें अवसर मिल गया। भारत रूस संबंधों का इतिहास आपसी विश्वास और साझे हितों का इतिहास है। भारत रूस के आपसी संबंध इन देशों की जनता की अपेक्षाओं से मेल खाते हैं। यानी भारत की और रूस के जो आपसी संबंध थे, हमारे देश की जनता की अपेक्षाएं और रूस की जो जनता है उसकी जो अपेक्षाएं उनसे मेल खाते हैं। जैसी अपेक्षाएं हमारे देश की हों, जैसी अपेक्षाएं रूस की जनता की हैं, वैसी अपेक्षा हमारे देश की जनता की हैं, तो संबंध आपस में मेल खा जाते हैं, इसलिए हमारे रूस से संबंध हैं। भारतीय हिंदी फिल्मों के नायकों में राज कपूर से लेकर अमिताभ बच्चन तक रूस और पूर्व सोवियत संघ के बाकी गणराज्यों में घर घर जाने जाते। भारतीय जो फिल्मी कलाकार हैं, राज कपूर से लेकर अमिताभ बच्चन तक रूस के घर घर में जाने जाते। इसलिए भी हमारे संबंध एक जैसे, चूंकि विचारधाराएं एक हैं, संस्कृति एक है, संस्कृति में भी समानताएं हैं, इसलिए हमारे उसके साथ संबंध मेल खा जाते हैं। आप इस क्षेत्र में हिंदी फिल्मी गीत बजते सुन सकते हैं। आप रूस में जाकर के हिंदी फिल्मी गीत बजते हुए आपको सुनाई दे सकते हैं, चाहे वो अमिताभ बच्चन का खई के पान बनारस वाला हो, ये वहाँ आपको सुनाई दे जाएगा। और भारत यहाँ के जनमानस का एक अंग है। रूस के और भारत दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है। रूस का सपना भी और भारत का सपना बहुध्रुवीय विश्व। अभी विश्व में कितने ध्रुव थे? हमारा पाठ क्या है? दो ध्रुव का मतलब दुनिया की शक्ति दो जगह इकट्ठी होना। दुनिया में दो ही लोग शक्तिशाली थे, ये दो ध्रुवीयता था। लेकिन भारत और रूस का सपना क्या है? विश्व में बहुध्रुवीयता हो, सभी शक्तिशाली हो, सभी देश कैसे हो? दुनिया के शक्तिशाली हो, इसको बहुध्रुवीयता कहा जाता है। तो दोनों का यही सपना है, रूस का भी और भारत का, कि दुनिया में क्या हो? बहुध्रुवीयता हो। बहुध्रुवीयता का आशय आपकी समझ में आ गया होगा। दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा देश शक्तिशाली हों, शक्ति केवल एक दो देशों के हाथ की कठपुतली ना बने। बहुध्रुवीय विश्व से इन दोनों देशों का आशय है कि अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कई शक्तियां मौजूद हों। मतलब ये चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय फलक पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कई शक्तियां मौजूद हों। सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी हो और दुनिया की सुरक्षा की सभी देशों की जिम्मेदारी हो। दुनिया में कहीं आतंक ना हो, दुनिया में कोई किसी पर आक्रमण ना करे, इसके लिए सभी देशों की जिम्मेदारी हो। कहीं आपस में झगड़े ना हो, यानी किसी भी देश पर हमला हो तो सभी देश उसे अपने लिए खतरा माने और साथ मिलकर कार्रवाई करें। यदि कोई देश किसी देश पर हमला करता है तो दुनिया के सभी देश उसके साथ खड़े कि आपने हमला क्यों किया, बातचीत से आप काम निकालते, हमला नहीं करना चाहिए था। क्षेत्रीयताओं को ज़्यादा जगह ना मिले, क्षेत्रीयता को ज़्यादा जगह ना मिले। क्षेत्रीयता का मतलब होता है हम अपने क्षेत्र का तो विकास चाहते हैं, अन्य क्षेत्र का हम विकास नहीं चाहते, इसको क्षेत्रीयता कहा जाता है। क्षेत्रीयता या क्षेत्रवाद को कभी जगह ना मिले, ऐसा दोनों देश चाहते हैं, रूस भी और भारत भी। अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का समाधान बातचीत के द्वारा हो। भारत भी ये चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो भी समस्याएं हैं उनका संबंध बातचीत के द्वारा हो। रूस भी यही चाहता है। जो भी अंतर्राष्ट्रीय झगड़े के कारण हैं, लड़ाई के कारण हैं, देशों में आपस में वैमनस्यता के कारण हैं, इनका निदान कैसे हो? आपसी बातचीत के द्वारा। हर देश की स्वतंत्र विदेश नीति हो। हर देश की विदेश नीति कैसी हो? स्वतंत्र हो। और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं द्वारा फैसले किए जाएं। किसके द्वारा फैसले किए जाएं? संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं द्वारा फैसले किए जाएं।
तथा इन संस्थाओं को मजबूत, लोकतांत्रिक और शक्ति संपन्न बनाया जाए। इन संस्थाओं को कैसा? मजबूत और लोकतांत्रिक और शक्ति संपन्न बनाया जाए। 2001 के भारत रूस सामरिक समझौते के अंग के रूप में भारत और रूस के बीच 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए थे। यानी 2001 की बात है, द्विपक्षीय समझौता हुआ था। द्विपक्षीय मतलब दोनों, भारत का और रूस का। इसमें 80 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे। यह समझौता सामरिक समझौता था। सामरिक का मतलब कोई बताएगा हमें? युद्ध संबंधी समझौता, समर युद्ध को कहते हैं। और सामरिक समझौता जो था वो कैसा था? द्विपक्षीय हुआ था और उसमें 80 समझौतों पर हस्ताक्षर द्विपक्षीय यानी दोनों पक्षों ने, रूस ने भी और भारत ने भी किए थे वो 2001 में। नोट रखना इस बात को ध्यान से। भारत को रूस के साथ अपने संबंधों के कारण कश्मीर, ऊर्जा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान, पश्चिम एशिया में पहुंच बनाने तथा चीन के साथ अपने संबंधों में संतुलन लाने जैसे मसलों में फायदे हुए हैं। रूस को इस संबंध में सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारत रूस के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश भी है। रूस को भारत से क्या फायदा है कि रूस भारत का सबसे बड़ा दूसरा हथियारों का खरीदार देश है। भारत रूस से ज़्यादा हथियार खरीदता है, उसके हथियार बिकते हैं, उसकी दुकान भी चलती है। रूस की दुकान चलती है हथियार वाली, तो भारत उससे खरीदता है। भारतीय सेना को अधिकांश सैनिक साजो सामान रूस से प्राप्त होता है। जो भी हमारे यहाँ के सैनिक साजो सामान है वो रूस से मिलता है। चूंकि भारत तेल के आयातक देशों में से एक है। भारत कौन सी चीज़ विदेश से मंगाता है? तेल। तेल का हम आयात करते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ का हम आयात करते हैं। इसलिए भी भारत रूस के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि रूस हमको तेल भी देता है। उसने तेल के संकट की घड़ी में हमेशा भारत की मदद की है। भारत रूस से अपने ऊर्जा आयात को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ऐसी कोशिश कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ भी चल रही है। इन गणराज्यों के साथ सहयोग के अंतर्गत तेल वाले इलाकों में साझेदारी और निवेश करना भी शामिल है। अब तो ऐसा भी चल रहा है कि तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान में हमारे देश की साझेदारी भी हो जाए तेल उत्पादन में। जो वहाँ तेल उत्पादित हो रहा है उसमें भारत का भी कुछ हिस्सा हो जाए, ऐसी भी योजना चल रही है। रूस भारत की परमाणुविक योजना के लिए भी महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ की जो परमाणु योजना है, परमाणु हथियार बनाना या परमाणु संयंत्र लगाना, इसमें भी रूस हमारे साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रूस ने भारत के अंतरिक्ष उद्योग में भी जरूरत से के वक्त क्रायोजेनेटिक रॉकेट देकर मदद की थी। हमारी जो अंतरिक्ष हमारे कार्यक्रम बनते हैं, अभी हमने अंतरिक्ष में चंद्रयान भेजा है और भी हमारे ग्रह बहुत सारे उपग्रह अंतरिक्ष में जाते रहते हैं, तो इसके लिए रूस ने हमको बहुत मदद की और रूस ने हमको क्रायोजेनिक रॉकेट देकर हमारी मदद की है। भारत और रूस विभिन्न वैज्ञानिक परियोजनाओं में साझेदारी है। हमारी बहुत सारी वैज्ञानिक परियोजनाएं हैं, इसमें भी हमारी रूस के साथ साझेदारी है। आज का ये पाठ 2 ध्रुवीयता का अंत यहीं समाप्त होता है। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे और इसके पश्चात हमारा अगला अध्याय होगा 2 सत्ता के समकालीन केंद्र। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।